हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ, सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेस करंट अफेयर्स। ठीक है, आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने जाएंगे 3 जनवरी का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं आज के न्यूज़पेपर में, वेरी गुड आर्टिकल्स। जीएसटी 2.0 वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर कि जीएसटी 2.0 का जो रिफॉर्म है, जो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया था सितंबर 2022 में। ठीक है, सॉरी सितंबर 2025 में। ठीक है, जिसमें स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द टैक्स रेट्स। ठीक है, मैंने पहले भी आपको ये बताया, पहले 4 टैक्स रेट हुआ करते थे। ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%। अब 2 ही रख दिए गए। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? हाँ, मेजरली जो 12% का टैक्स स्लैब है वो रखा गया है, सॉरी 18% का टैक्स स्लैब रखा गया है और 5% का टैक्स स्लैब रखा गया है। ठीक है, उसके बाद उससे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या हुआ रियलिटी में, वो सारी चीज़ें डिस्कस्ड है इसमें। ये एडिटोरियल का कंपोनेंट है द हिंदू का। अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, ये 2 आर्टिकल्स को मैंने एक में क्लब किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोनों आर्टिकल्स जो है वो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और सैनिटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को क्लब करके मैंने समराइज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है रेजोल्यूशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ मनरेगा। रिसेंटली आपको पता होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, ग्रामीण, ये रीनेम किया गया और रिमॉडल किया गया है मनरेगा स्कीम को। लेकिन पंजाब और तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसके लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम इसका रेस्टोरेशन चाहते हैं। ठीक है, क्या ये रेजोल्यूशन पास करना सही है? स्टेट्स के डोमेन में आता है। सेंटर के बिल के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन स्टेट पास कर सकती है या नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना है? ये सारी चीजें डिस्कस करना है। ठीक है, बेल इज अ रूल। ठीक है, बेल इज अ रूल। ठीक है, तो ये एक केस है सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें जजमेंट दिया कि बेल जो है वो रूल होना चाहिए एंड जेल जो है वो एक्सेप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी पर्सन को इनडिस्क्रिमिनेटली जो है आप अरेस्ट नहीं रख सकते, इम्प्रिजन नहीं रख सकते। तो अगर उसके खिलाफ आपको लग रहा है कि ट्रायल में ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको बेल पे छोड़ना चाहिए, अनलेस आपको लगता है कि वो लार्जर थ्रेट सोसाइटी को पोज कर सकता है, पॉइंट नंबर 1, या फिर वो भाग सकता है कंट्री छोड़ के, तब अरेस्ट रखो, अदरवाइज बेल शुड बी अ रूल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ओपन स्कूलिंग, ये एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल है। ये रिलेटेड है हमारे मैंने आपको परसों भी एक न्यूज़पेपर मैंने एनालिसिस करके बताया था कि हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑब्सेशन है, हाई कोर्ट ने कहा कि ये होना नहीं चाहिए। अटेंडेंस शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप किसी को एग्जाम में नहीं बैठने दोगे। ये उस चीज़ से रिलेटेड है कि ओपन स्कूलिंग को कैसे प्रमोट करना है। ठीक है, और गिग इकोनॉमी के बारे में कि गिग इकोनॉमी क्या है और गिग वर्कर्स कैसे सोशल सिक्योरिटी से वंचित रहते हैं। ठीक है, और लास्ट वन इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इसमें सेंटर ने फिर से क्रेडिट रिलेटेड स्कीम्स जो हैं वो अप्रूव किए हैं, उनके लिए गाइडलाइंस ले डाउन की हैं। इन टोटलिटी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में 11 स्कीम्स होंगी। ठीक है, वो स्कीम्स कौन सी हैं मैं सारा बेसिक्स एडवांस सब बताऊंगा आज की डेट में। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट आर्टिकल। पहला आर्टिकल है कि हमारे पास जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए था जब हमने क्या किया, जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये हुई कि लोगों के पास जो पैसा आया, रादर देन स्पेंडिंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेविंग की तरफ रिजॉर्ट किया। ठीक है, तो हमको एक्सपेक्टेशन था कि टैक्स रिफॉर्म्स करके या जीएसटी रिफॉर्म्स करके, रेट कट्स करके भले ही गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास लोगों की जेब में पैसा रहेगा और वो उससे कंजम्पशन करेंगे, उससे डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ को बूस्ट कर पाएंगे। हकीकत ये है कि अक्टूबर में जब जीएसटी रिफॉर्म्स अभी नहीं आए थे तो जीएसटी का टैक्स कलेक्शन कितना था, 1.96 लाख करोड़ था अक्टूबर के मंथ का। ठीक है, नवंबर में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, तो ये हो गया 1.7 लाख करोड़। ठीक है, और दिसंबर में ये पहुंच गया 1.74 लाख करोड़। सो इनिशियली यहाँ पे मैंने दिखाया कि रिफॉर्म्स आने के बाद तुरंत बाद ये रिड्यूस हुआ, लेकिन फर्दर अब ये अगले महीने थोड़ा सा मार्जिनली इंक्रीज हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमारी स्पेंडिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। होना क्या चाहिए, जब रेट रिडक्शन होता है टैक्सेशन का, एग्रीगेट डिमांड जो है ये बढ़नी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी क्या है, सेविंग्स बढ़ गई, ये रियलिटी है। ठीक है, और लोगों ने जो पैसा बच रहा है वो डेट सर्विसिंग में लगा दिया, मीन्स अपना डेट उतारने में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे जब इनकम टैक्स रिड्यूस किया गया था बजट 2025-26 में, तब भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो टैक्स रिफॉर्म है इसने गवर्नमेंट की पेन बढ़ा दिया, गेन कम कर दिया। क्यों? क्योंकि टैक्स रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। कितना कम हो गया? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखोगे 3.4% रिड्यूस हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर मेनली अप्रैल से नवंबर के टाइम पीरियड पे, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ाया है, पिछले कई सालों से 28% इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में हुआ है एज कंपेयर टू 2024, ठीक है। लेकिन हम कब तक ही बढ़ा पाएंगे? जब हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा तभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम खर्चा कर पाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर का वो पार्ट होता है जो एसेट क्रिएशन के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है ताकि एसेट्स जहां जनरेट हो और वहां से फर्दर रेवेन्यू जनरेट हो। दूसरा एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें गवर्नमेंट को कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो खर्चा करना ही करना है। जैसे कि सैलरीज है, पेंशन्स है, या इंटरेस्ट देना है लोन्स के ऊपर, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर पास कोई डिस्क्रिप्शन ज्यादा होती नहीं है। तो गवर्नमेंट किस चीज पे कम या ज्यादती करता है? फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो अगर जीएसटी या टैक्स रेवेन्यू कम होएगा तो नेचुरली कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कम होएगा, ठीक है। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो करना ही करना है, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक बैलेंसिंग एफर्ट्स तो लगाए हैं। वो कैसे? सेस, कौन कौन सा सेस? नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस एक्ट 2025, जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया गया टोबैको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर। और जो जीएसटी रेट्स इंक्रीज कर दिया गया 40%, किसके लिए? टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए। कल के आर्टिकल में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी कंट्री में अभी लेटेस्ट जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस भी 1 फरवरी 2025 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 40% सेस ऑन 40% टैक्स जीएसटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक tobacco, pan masala, zarda, scented tobacco sachets, and also only BD has been kept in 18%. Earlier it was in 28%, considering the low income group which consumes it. ठीक है, बस ये पूरा समरी है आर्टिकल का। अच्छा, इस हमने एक और चीज जो प्रॉब्लम देखी है अपनी कंट्री में, वो है हमारा कंसिस्टेंटली होलसेल प्राइस का इन्फ्लेशन जो है वो नीचे चला गया है, ठीक है। अराउंड एवरेज कितना रहा है? -0.8%। ये एक और प्रॉब्लम है। इससे क्या हो रहा है? बेसिकली हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट मींस बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, ठीक है। और हमारे जीडीपी का जितना परसेंटेज जा रहा था पहले लोन्स को सर्विस करने में, डेट सर्विस करने में, वो भी बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो मींस व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज यूज्ड टू सर्विस द डेट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हो गया पहला आर्टिकल आपका। समरी मैंने आगे ऑलरेडी लिख के रखी है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल जो है वो है किस चीज के बारे में? ट्रांसफॉर्मिंग द वेस्ट रिडन अर्बन इंडिया। वेस्ट रिडन अर्बन इंडिया क्यों कहा गया? क्योंकि अर्बन इंडिया में अगर आप देखोगे पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। पॉपुलेशन जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है अर्बन एरियाज में। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट नोटिस ये किया जा रहा है कि आप अर्बन एरिया की पॉपुलेशन को कम नहीं कर सकते। एक्सपेंशन जो है वो इरिवर्सिबल है। सिटी और टाउन का एक्सपेंशन कंटिन्यूअसली हो रहा है और ये एक इरिवर्सिबल फिनोमेना है, ठीक है। अब हमारे पास जो चॉइस है वो है गुड सिटीज या बैड सिटीज की, ठीक है। हमने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, किसके लिए? इसमें हमको सिटीज को क्लीन बनाना था और गार्बेज फ्री बनाना था, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए, ठीक है। हालांकि रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 हुआ, कहां पे? ब्राजील में, उसमें भी हमने क्या कहा कि वो वेस्ट मैनेजमेंट जो है दैट इज हार्ट ऑफ द क्लाइमेट एजेंडा। क्लाइमेट एजेंडा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। हमने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए, जैसे एक इनिशिएटिव जिसका नाम है नाउ। नाउ का मतलब क्या है? न्यू ऑर्गेनिक वेस्ट। ये चीज जो है ये सारी इस आर्टिकल की समरी है, ठीक है। तो नो ऑर्गेनिक वेस्ट ये हमारा एक एजेंडा है, जिससे हम मीथेन इमिशन को कम करने की बात कर रहे हैं अर्बन सेंटर्स पे। हम वेस्ट को एक रिसोर्स समझे, ना कि एक अनयूजेबल थिंग समझे। रिसोर्स कैसे? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलैरिटी। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ circularity. What does this concept say? This concept say that we must follow circular approach. We must reduce the wastage, we must recycle the waste material and we must reuse it. That is called circularity approach. अब हमने स्वच्छ भारत मिशन जो है लॉन्च किया था, सबसे पहले उसमें हमको ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करना था। और 2014 में जब हमने ये लॉन्च किया, 2024 तक हम मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द कंट्री को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर चुके थे कि कोई भी अब खुले में शौच नहीं करता इंडिया में।
लेकिन इतना ही जरूर काफी नहीं था। शौच करने के बाद जो फीकल स्लज है वो कहाँ जा रहा है, जो वेस्ट है वो कहाँ जा रहा है, दैट वाज अंडर स्वच्छ भारत मिशन सेकंड। इसमें हमने 1100 सिटीज को डिक्लेयर कर दिया कि इनमें डंप साइट्स कोई कहीं भी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डंप कहीं पे भी नहीं हो रहा। लेकिन डंप साइट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वेस्टेज नहीं है, वहां पे एक्चुअल गार्बेज नहीं है, डंप साइट्स नहीं है। और 5000 सिटीज हमारा टोटल टारगेट है कि हमको इनको करना है डंप साइट फ्री। तो अगर इनमें डंप साइट फ्री करना है, आपको सर्कुलरिटी की तरफ जाना पड़ेगा, सर्कुलर अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मोर देन हाफ ऑफ द वेस्ट इन अर्बन एरियाज इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, इसको हम कंपोस्टिंग के थ्रू बायोगैस में कन्वर्ट करके, अलग अलग रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 1/3 से ज्यादा वेस्ट जो है ना, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और ये सबसे बड़ी थ्रेट है, ठीक है। इसलिए हमको जरूरत क्या है इस समय, हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं कई सारे रूल्स। जैसे डिमोलिशन रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो वेस्ट मटेरियल है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 थे। जो अब नए वाले रूल्स आए हैं, एनवायरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2025, 1 अप्रैल 2025 से ये भी इफेक्टिव होंगे। लेकिन हमको ये देखना है कि कितना प्रैक्टिकली हम इन रूल्स को फॉलो कर पाते हैं, और कितना प्रैक्टिकली इन रूल्स को फॉलो करके हम प्रैक्टिकल रिजल्ट्स यील्ड कर पाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। फर्दर इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि वेस्ट वाटर एक और बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। इसके लिए भी हमको सर्कुलरिटी चाहिए। सर्कुलरिटी का मतलब हमको इसको भी रिड्यूस करना है वेस्टेज, फिर रिसाइकिल करना है। दिस इज द सर्कुलरिटी अप्रोच। यहां पे मैंने लिखा है, ठीक है। 1 R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, 2nd R रिसाइकिल, 3rd R रीयूज। अब ये जो रिड्यूस वाला आर है, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज इट नीड्स बिहेवियरल चेंज। ये सोसाइटी के अंदर जब तक ना बिहेवियरल चेंज आएगा, क्योंकि रिड्यूस सोसाइटी ने ही करना है वेस्टेज, हमने ही रिड्यूस करना है। रिसाइकल रीयूज वाली फैसिलिटी तो चलो स्टेट देगी, लेकिन हमारा काम है पहले रिड्यूस करने का, ठीक है। अब रिसाइकलिंग एंड रीयूज जो है, ये अकेला ही तरीका है वाटर स्कैरिसिटी के साथ डील करने का, खास करके अर्बन सेंटर्स में, ठीक है। फीकल स्लज मैनेजमेंट, इट इज पार्ट ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। अब वाटर रीयूजेबल कहां कहां पे हो सकता है? एग्रीकल्चर में रीयूज किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर में, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। हालांकि वाटर और सैनिटेशन दोनों क्या है, स्टेट सब्जेक्ट्स है, तो सेंटर भी लेकिन इसमें एक्टिव अप्रोच लेके डील कर रहा है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले कि सेग्रीगेशन, हमारे सेग्रीगेशन मींस वेस्ट मटेरियल को अलग करना नॉर्मल मटेरियल से, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन और प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक्स हमारे पास नहीं है, एग्रीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। ये तो बेसिकली आइडियल से काफी ज्यादा दूर है। और क्वालिटी इशू, जो रिसाइकल्ड मटेरियल है उसका क्वालिटी कैसा है, दैट इज ऑल्सो अ बिग इशू, ठीक है। मार्केटिंग चैलेंज इज ऑल्सो वन इशू, एंड फिजिबल एंड फाइनेंशियल सूटेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज हैं, ठीक है। टेस्टिंग मॉनिटरिंग चैलेंजेस हैं, ठीक है। लिमिटेड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन प्रोड्यूस कर रहा है वेस्ट मटेरियल, किसकी तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड करें हम कि आपको वो वेस्ट मैनेज करना है, उसका भी बड़ा लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। और हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स जो है वो अवेयर नहीं है कि हमको वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। ये सारे चैलेंजेस है। प्लीज रीड दिस आर्टिकल्स, रीड दिस समरी एंड वॉच दीज वीडियोस. You will be wonderfully efficient in current affairs, whatever topics I discuss. ठीक है। अब है सैनिटेशन को और रूरल पार्टनरशिप को कैसे जो है रिकास्ट किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैंने 2 आर्टिकल्स को क्लब किया है। इसमें क्या बताया है, मेनली स्वच्छ भारत मिशन का बताया गया कि जब हमने स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया, हमारा पर्पस था, वी वर हैविंग ओनली द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस टू ऑफ टॉयलेट्स एंड गिविंग एक्सेस टू टॉयलेट्स टू ईच हाउस होल्ड। हर हाउस होल्ड को के घर में क्या हो, एक टॉयलेट हो, ओपन डेफिकेशन कोई ना करे, खुले में शौच कोई ना करे। हम ये सक्सेसफुली अटेन कर पाए, एटलीस्ट 2024 तक हमने ये अटेन कर लिया। अब प्रैक्टिकली अटेन हुआ या नहीं हुआ, आई वोंट टॉक मच अबाउट दैट, क्योंकि प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं अभी भी ओपन डेफिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2020 से 25 हमने स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2, दैट इज कॉल्ड एज SBM, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया। इसमें हमने क्या कहा कि ओपन डेफिकेशन फ्री सफिशिएंट नहीं है, हमको क्या करना है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है, बिहेवियरल चेंज भी करना है, और सेफ सैनिटेशन सर्विस भी करना है। सेफ सैनिटेशन मींस जो भी फीकल स्लज है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो ड्रेन्स के थ्रू, और प्रॉपर एक सेफ एरिया में वो डिस्पोज हो, ठीक है।
अक्टूबर 2025 में हमने डिक्लेयर किया कि 97% विलेजेस जो है हमारे ओडीएफ प्लस भी है। ओडीएफ प्लस मींस पहले ओपन डेफिकेशन कोई नहीं कर रहा, प्लस हम जो फीकल मटेरियल है, फीकल स्लज है, उसको भी प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और लेटेस्ट स्ट्रेटेजी है हमारी ओडीएफ प्लस प्लस, ओडीएफ का ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस। दिस इज द लेटेस्ट स्ट्रेटेजी अंडर स्वच्छ भारत मिशन। ये एडवांस स्टेज है स्वच्छ भारत मिशन का। इसमें हम कंप्लीट फीकल स्लज का मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, कंटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। पहले कंटेन करना, कलेक्ट करना, फिर प्रॉपरली ड्रेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना, और फाइनल जहां पे डेस्टिनेशन है वहां पे क्या करना, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। ये सारा जो है स्वच्छ भारत मिशन की समरी जो है इसमें डिस्कस की गई है, और ये बताया गया है कि इतना ही सिर्फ काफी नहीं है। बिहेवियरल चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हमको इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में यूपीएससी में कि हमारा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें हमको वर्ल्ड बैंक का जो है ग्रांट्स जो है वो मिले थे, तो वो स्वच्छ भारत मिशन ही था, ठीक है। उसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, कहाँ का, महाराष्ट्र का, कि महाराष्ट्र में उन्होंने कैसे जो है ओपन डेफिकेशन फ्री और पंचायत की पार्टिसिपेशन से और प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन से कैसे इस एरिया में बहुत अच्छे से वो फीकल स्लज को ट्रीट करते हैं, कंटेन करते हैं, और उसके बाद कंटेन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये था आर्टिकल नंबर 3। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि तेलंगाना ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया मनरेगा को वापस लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पहले ही क्वेश्चन जा चुका है कि क्या स्टेट्स रेजोल्यूशन पास कर सकती हैं सेंटर के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑलरेडी गाइडलाइंस दिया। हाँ, ये हेल्दी डेमोक्रेसी का और हेल्दी फेडरल सिस्टम का जो है वो एक फीचर है कि स्टेट्स जो है रेजोल्यूशन पास कर सकती है सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट, और ये एक वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होगा फेडरल स्ट्रक्चर में। फेडरल स्ट्रक्चर मींस ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इसमें बाकी वही बताया गया है कि मनरेगा में जो है वेजेस का बर्डन जो है वो सेंटर पे था सारा, अब स्टेट्स पे आ गया। मेजॉरिटी बेनिफिशियरीज, जैसे कि इसमें बताया गया 90% प्लस बेनिफिशियरीज जो है वो वल्नरेबल सेक्शंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस थे, और इसमें से भी 62% जो है वो वुमेन बेनिफिशियरीज थे। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मेन पॉइंट ये है कि क्या स्टेट्स रेजोल्यूशन पास कर सकती है? हाँ, कर सकती हैं। सेंटर को उसका रेजोल्यूशन का कॉपी भेज सकती हैं, सेंटर की मर्जी है वो कंसिडर करे या ना करे। सो इट इज इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी द रेजोल्यूशंस बाय स्टेट्स आर यूज्ड टू इनिशिएट अ डायलॉग विद सेंटर, तो पंजाब, तेलंगाना का ये न्यूज़पेपर में आया है, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि पंजाब ने ऑलरेडी ये किया हुआ है रेजोल्यूशन पास, ठीक है। अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने स्लेम्स डिनायल ऑफ बेल टू गिव एक्यूज्ड टेस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज लेसन। आप किसी को जेल में नहीं रख सकते, इम्प्रिजन नहीं रख सकते, ये कह के कि ये इसकी जेल ही इसका सबक है, और उसके खिलाफ ट्रायल इनिशिएट नहीं करोगे, उसका केस रेगुलरली बेसिस पे फॉलोअप नहीं होगा, कोर्ट के सामने उसकी हियरिंग्स नहीं होंगी, तो आप इनडेफिनेटली किसी को भी जो है वो उसमें नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का रूल है, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल क्या है? एक रूल है, ठीक है। और ये कहा गया है कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स विदाउट बेल इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप प्रोलॉन्ग्ड तरीके से किसी को जेल में नहीं रख सकते, पनिश नहीं कर सकते। प्री ट्रायल इनकार्सरेशन कैन नॉट बी अलाउड टू डिजेनरेट इनटू पनिशमेंट विदाउट एडजुडिकेशन। जब तक केस चालू ना हो, आप तब तक किसी को जेल में रखोगे ये सोच के कि उसको वो प्री ट्रायल इनकार्सरेशन या प्री ट्रायल पनिशमेंट है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। और लास्ट पे ये भी कहा है कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। प्रोसेस शुड नॉट बी मेड पनिशमेंट, मींस किसी इंसान को पनिशमेंट जो है वो ट्रायल के बाद हो। आप ऐसे प्रोसेस से गुजार दोगे, जेल में रख दोगे, ट्रायल ही शुरू नहीं करोगे, 5 साल 8 साल, उसको तो वही पनिशमेंट हो गई। तो प्रोसेस शुड नॉट बी मेड पनिशमेंट। और बेल इज ए क्वालिफाइड राइट बिफोर कन्विक्शन। कन्विक्शन से पहले बेल एक क्वालिफाइड राइट है। क्वालिफाइड राइट मींस राइट विच हैज सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन क्या है कि आपको अगर ये पता है कि ट्रायल में बहुत टाइम लगेगा, दूसरा आपको ये पता है कि छोड़ भी दे अगर इस आदमी को तो ये थ्रेट पोज नहीं करेगा सोसाइटी में, तीसरा छोड़ दे तो ये बाहर निकल नहीं जाएगा, कंट्री से बाहर नहीं जाएगा, फ्लाइट रिस्क इसका कोई नहीं है, ठीक है। अगर फ्लाइट रिस्क नहीं है, सोशल रिस्क नहीं है, और ट्रायल प्रोलॉन्ग हो जाएगी, तो आपको हमेशा बेल के लिए जो है वो जाना चाहिए, ठीक है।
ये बेसिकली केस क्या है, केस है ये कपिल वाडवा और उसका भाई धीरज वाडवा। दे वर बेसिकली, कपिल वाडवा इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस, DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का ये क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इसके अगेंस्ट और इसके ब्रदर के अगेंस्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो केस फाइल किया है वो है 34,000 करोड़ का स्कैम, बैंक फ्रॉड केस। ठीक है, उस केस में ये बताया गया कि इनको बेल मिलनी चाहिए अगर आपको लगता है कि ये जो है ट्रायल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है, गवर्नमेंट टू हेल्प टीचर्स टू यूज AI विल ईज ओपन स्कूलिंग फ्रेमवर्क। मैंने कल भी आपको बताया हमारी कंट्री में क्लासरूम पे इतना फोकस है, क्वालिटी पे फोकस नहीं है। इसलिए हम हमारे लिए जरूरत क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग को लिबरलाइज करना है। ठीक है, ओपन स्कूलिंग फ्रेमवर्क, ओपन मींस घर से कहीं से भी आप स्कूलिंग, ये खासकर स्कूलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, विकसित भारत VBSAB। ठीक है, विकसित भारत विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। हालांकि ये बिल पास नहीं हो पाया और कहा गया कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ रेफर किया जाएगा उनके कमेंट्स लेने के लिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है, ये एक एडहॉक कमेटी होती है जो किसी पर्टिकुलर इशू के लिए बनाई जाती है। इसमें मेंबर्स लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं। ये किसी भी लॉ या किसी भी बिल को डिटेल में एग्जामिन करती है, एग्जामिन करने के बाद सेंटर को उसका रिपोर्ट देती है फाइनल डिसीजन लेने के लिए। तो ये बिल टेक्निकली अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, जैसे वक्फ बिल गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, और भी काफी सारे बिल भेजे जाते हैं। हालांकि VBG राम जी के लिए भी अपोजिशन ने कहा था कि इसको भी भेजो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, लेकिन ये नहीं जा पाया वहां पे। ठीक है, और इसमें क्या फायदा होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स बिठाए जाते हैं, डिटेल में वो एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर सर्वे करते हैं, लोगों की ओपिनियन लेते हैं और फिर जाकर डिसीजन लेते हैं कि ये जो है हमको ये स्कीम चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब इस जो हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में है वो मेनली क्या बताया गया है कि टेक्निकल एजुकेशन, स्टूडेंट्स के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन और टीचर्स के लिए यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। ओके, और स्टूडेंट्स का एजुकेशन कैसे मोर स्किल ओरिएंटेड किया जाए रादर देन लिटरेचर एंड मार्क्स ओरिएंटेड। ठीक है, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन विल ऑल्सो बी फोकस्ड। ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। ठीक है, अब ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल क्या चाहता है, इट एम्स टू ओवरहॉल द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक हो गया, तो ये सारा आर्टिकल में दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट। ठीक है, लास्ट आर्टिकल, गिग इकोनॉमी। इसमें क्या कह रहे हैं, जोमेटो के फाउंडर क्या कह रहे हैं कि गिग इकोनॉमी में सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज है। सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज कैसे, कि इसमें कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कभी अपने एम्प्लॉयर के साथ नहीं मिलते, प्रोविडेंट फंड नाम की कोई चीज नहीं, सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं, और इनके बारे में बहुत सारे जो लॉज हैं वो बात भी नहीं करना चाहते। जबकि रिसेंटली लेबर कोड्स जो लॉन्च हुए हैं हमारे कंट्री में, उन्होंने गिग वर्कर को प्रॉपरली डिटरमाइन किया, डिफाइन किया। कौन है गिग वर्कर, एक ऐसा वर्कर जो जॉब करता है फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड्स में, फ्लेक्सिबल नेचर का इसका जॉब होता है, और जो हमारा ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला सिस्टम है ये उससे बाहर काम करते हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपना अर्निंग करते हैं। ठीक है, और गिग वर्कर कौन होते हैं, वर्कर वर्किंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप्स। ठीक है, और गिग इकोनॉमी क्या कहते हैं, ये वो लेबर मार्केट है जहां पे वर्कर्स क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, फ्लेक्सिबल जॉब्स करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए जॉब्स करते हैं। ठीक है, तो ये गिग इकोनॉमी का डेफिनेशन है और बाकी डिटेल्स मैंने आपको लेबर कोड्स के लेक्चर में बता दी। ठीक है, ये आज का डिटेल करंट अफेयर्स है, समरी पढ़ो। अच्छा, ये वाला एक और चीज है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, सॉरी ये वाला न्यूज रह गया। चलो लेट अस डिस्कस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। क्या है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन? गवर्नमेंट ने 2025-26 बजट में कहा कि हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहेंगे। उसके लिए पर्टिकुलरली किस सेक्टर में, पर्टिकुलरली माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में और लो एक्सपोर्ट इंटेंसिव रीजन में। वहां पे क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे और हम कई सारी चीजें जैसे क्रेडिट नहीं, एक्सेस टू लोन्स एक्सपोर्टर्स के लिए, ये हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, और मेन इसकी एजेंसी कोऑर्डिनेट, और इसके लिए हमने 25,060 करोड़
फॉर द पीरियड 25-26 टू 2030-2031, ये याद रखना है टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में हमको इतना पैसा खर्चा करना है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड अदर अलाइड बॉडीज। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको ऐसे लिखते हैं DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड विल बी द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इसके कोर कंपोनेंट्स दो हैं, एक है कौन सा? निर्यात प्रोत्साहन, एक है निर्यात दिशा। दिशा मींस डायरेक्शन, प्रोत्साहन मींस सपोर्ट। इसमें मोस्टली हम क्या कर रहे हैं? इसमें मोस्टली हम क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे या क्रेडिट सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे कि क्रेडिट लोन्स मिलते रहें किनको? एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। ये सारी एक्सपोर्ट। अच्छा, इसमें हमने टोटल कितने बताए कि हम 11 स्कीम्स जो है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। 11 स्कीम्स में से गवर्नमेंट ने अभी तक कितनी नोटिफाई कर दी है? 3 नोटिफाई कर दी है, ठीक है। 2 तो यहां पे नोटिफाई कर दी है, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कौन कौन सी स्कीम्स, 3 आउट ऑफ टोटल 11 स्कीम्स हैव बीन नोटिफाइड, ठीक है। जिसमें मेनली जो है इट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट सबवेंशन, कि लो इंटरेस्ट रेट्स पे कैसे लोन्स मिल जाएं एक्सपोर्टर्स को, इंटरेस्ट सबवेंशन एक, प्लस दूसरा क्या चीज है इंटरेस्ट सबवेंशन के अलावा? दूसरा है अवेलेबिलिटी एक्सेस टू बैंक क्रेडिट विद लिमिटेड कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स, या कोलेटरल फ्री लोन्स और लिमिटेड कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स, कम चीजें एज सिक्योरिटी रखना पड़े बैंक के पास आपको, ठीक है। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो आप बैंक के पास गिरवी रखते हैं जब आपको लोन लेना होता है। तो लिमिटेड कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको क्रेडिट एक्सेस मिलेगा, किनको? एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, एक्सपोर्ट कंपनीज को। और इंटरेस्ट सबवेंशन, लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन्स मिलेंगे फॉर एक्सपोर्ट्स, फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। और ये जो है मेनली शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसकी लेकिन आरबीआई की जो मास्टर डायरेक्शन है लैंडिंग के लिए वो फॉलो करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स आज के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन टुमारो विद सम अदर न्यूज।